33 से फिर से इकोनॉमिक्स की घटना चक्र का पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु वित्त श्रेणी को अधिकतम कितनी धनराशि वित्तीय सहायता दी है? 500 करोड़ रुपए। ये तो करेंट से देखना पड़ेगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है नियंत्रण करने वाला वित्त आयोग मंत्रालय। केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। सबसे पहले निगम कर पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। सकल कर राजस्व के मामले में इनके सही आरोही क्रम सबसे पहले निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर संघ उत्पादन शुल्क, फिर कस्टम्स। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में सबसे बड़ा सकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? उत्पाद शुल्क। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका? राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन उपायों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। केंद्र बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंकलन किया गया है? 6.8%। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? 2011। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है उत्पाद कर। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 में। मैचिंग है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, 7वां वित्त आयोग 1978 में। फिर है ये है ठीक है 7वां वित्त आयोग। फिर मैचिंग ही है। ओपन जनरल लाइसेंस वित्त विदेशी व्यापार से, ट्राइजा में रोजगार से रिलेटेड है। थोक मूल्य सूचकांक है मुद्रास्फीति से, नकदी रिजर्व अनुपात है ऋण नियंत्रण से संबंधित है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च 1997 को। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संगत थे। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत के संचित निधि में भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांगे को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसे अनुदान की मांग कहा गया। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगें की गई हैं। 2022 में 102 मांगें मदों की मांग। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? एनडीसी का हिस्सा नहीं है। तो पढ़ लेते इससे एक्सप्लेनेशन। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय से योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे तत्कालीन समय में, क्योंकि योजना आयोग के रिपोर्टों का अनुमोदन और क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति का पूरा क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। फिर है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
भारत में सामुदायिक, इसका ये आंसर दिया हुआ, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता ग्रामीण शिक्षा में व्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉक में लागू किया गया था, जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शुरू किया गया है? एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। चल योजना के बारे में विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है या अर्थव्यवस्था के आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 और 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। चल योजना या रोलिंग प्लान। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समष्टि आर्थिक विकास। 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम स्थापित किया गया था। फिर है 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। 1982 में एक्सिम बैंक भारतीय निर्यात आयात बैंक और 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? 4%। फिर है निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। और कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? ग्रामीण श्रमिकों शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में वित्त क्षेत्र के सुधारों में शामिल है CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, सुदीप्तो मंडल नहीं है। सदस्य भी याद रखना है, अध्यक्ष और सदस्य भी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के नकद कोष अनुपात में कमी की जाती तो इसका साख सीजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। आयन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। कमेटी और इससे रिलेटेड सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। सी रंगराजन गरीबी माप की प्रणाली की समीक्षा करने हेतु। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नरसिम्हन है बैंकिंग क्षेत्र सुधार। बैंक दर वह ब्याज दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। 1 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। फिर हाँ क्या है इसमें? अच्छा ये सीक्वेंस वाइज करना है। जैसे सबसे पहले आया था RLEGP रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नहीं सॉरी, सबसे पहले आया था ट्राइसन कब आया था? 1979 में। फिर आया था RLEGP 1983। फिर NREP 1989 में। फिर EAS आया था 1993 में। PM कुसुम फिर PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है?
किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश है? ग्रामीण आवास है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी और कृषि आधारित उद्योग नहीं है। भारत माला परियोजना का भारत में इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। योजना आयोग में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकाशित किया है 55%। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपया प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रुपया 32 प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन। भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? कपड़ा। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपयों को अन्य मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपयों से मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। भारत सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जल का है 10%। अच्छा, एक ये ऊपर वाला भी छूट गया है। हाँ, भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात किसके निर्यात से कमाता है? कपड़ा से। फिर है भारत में निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु है कपड़े। नंदीग्राम से सेज नीति के अंतर्गत किस समूह की अनुमति दी गई है? सलीम समूह को। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? 1972, 73, 1976, 77। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में यूरो। फिर ये क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार के कुल उत्पादन में जल विद्युत है 10%। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद को, जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद को। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? स्पेन नहीं है। G8 का सदस्य कौन सा है? प्रारंभ में G7 था, जिसमें से अमेरिका जुट जाने के बाद G8 में कौन कौन सा? वैसे उसके हिसाब से अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। G7। आसियान इसके लिए प्रसिद्ध है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में सबसे धनी व्यक्ति है वॉरेन बफेट। विश्व का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का है 60%। नहीं, क्या है? विश्व का गलत पढ़ लिया। वर्ष 2006 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 60%। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या है 121,008,54977 है। 1.25 करोड़ बोलते हैं तो 121 याद रख लीजिए। भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना? 324। अब तो ज़्यादा हो गया ना, 2011 के अनुसार है 325।
फिर है किन राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में है। बिहार भारत का बड़ा राज्य, डैश बड़ा राज्य, तीसरा बड़ा राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार में निवास करते हैं? 8%, 2001 के हिसाब से 8.60%। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? अच्छा, कुल जनसंख्या है 2001 के हिसाब से तो 10 करोड़ के लगभग है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में है। शिशु मृत्यु दर उधर है जो हर 1000 जीवित बच्चों में से पहले दिन से मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। भारत में 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि दर है 12.6% है। जब जनगणना के अनुसार भारत में महिला शिक्षा दर थी, भारत में 2011 के हिसाब से भारत में पुरुष साक्षरता 80.9, महिला 64.6। फिर है 2011 के अनुसार फोटो उंगली के निशान आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है 15 वर्ष। अच्छा, किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित की है बच्चों के लिए। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? 65%। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय। नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? 1956 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा सहायता के विचार को दिया है? मोहम्मद यूनुस। पिछले दशक में के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तृतीय क्षेत्र। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, दोनों से यही होगा। भारत के आर्थिक सुधार का जिक्र किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। क्या क्या सम्मिलित? आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किस एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? किसको लिया गया वो याद देख लेते हैं। अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को, साक्षरता दर को, जन पर जीवन प्रत्याशा को। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? दूरसंचार संचार। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। निम्नलिखित कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मार्गों में सुधार लाना। सरकार औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास और वातावरण बना रही है।
प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? APJ अब्दुल कलाम। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस राज्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अव्यय नहीं है? योजना का कौन कौन सा अव्यय है? तो 2004 का ये। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य है, ग्रामीण सड़क है। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तो सिर्फ कथन सही है। क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रम को इतनी सफलता जितने की आशा की जा रही थी। इंटीग्रेट IRDP जैसे अन्य कार्यक्रमों को इतनी सफलता में जीतने की आशा की जाती थी। तो इसका क्या है? IRDP जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी IRDP के स्तर या उससे बेहतर रहा। उदाहरण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे IRDP के साथ साथ अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया था। ये में छठी योजना की अवधि 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा 18 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया। वर्ष 1980 में प्रावण ज्वार रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों का अधीन रखा। अंत कथन सही है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस अवधि के दौरान लागू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में की, जिसका समय अवधि वर्ष 2020 से 24 है। इसके पहले चरण की शुरुआत 2014 में की गई, जिसकी समावधि 2019 तक थी। IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया है? 1953 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3,000 है। हाँ, इसको पढ़ते हैं। बजट वर्ष 2019 में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 15,000 रुपया से कम मासिक आय वाले कामगारों के लिए जिनकी आयु 80 से 40 के मध्य हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के प्रत्येक कामगारों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव गया। योजना के तहत कामगारों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित की जाएगी। पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्कों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना जो संविधिक न्यूनतम मजदूरी दर पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या प्रभाव है? किसी उद्यम में सरकारी निजी दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है क्या क्या है? बिचौलिए की समाप्ति, भू जोतों का एकीकरण, सहकारी कृषि। इसको पढ़ लेते हैं। मध्यस्थों और बिचौलियों का समाप्ति, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान का नियमन व काश्त अधिकार के सुरक्षक, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक दिलाने जैसे कदम उठाए। कृषि का पुनर्गठन, इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण, भू जोतों का एकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती शामिल है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किसकी उपलब्धता पे? बीजों के उच्च पैदावार किस्म। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ? जूट और रुई उद्योग। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है कपास।
तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। मॉडवेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रस्तावित करता है पैट को। कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित है? वे हैं भार, हाश, मूलक। गत सदी के 80 के दशक तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत अपंजीकृत वस्तु उद्योगों की ओर सकारात्मक स्थानांतरण की दृष्टि प्रवाहित को परिलक्षित किया है। गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत एवं पूंजीगत वस्तु उपयोगों की ओर संचात्मक दृष्टि के स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। भारत में कोर उद्योग क्या है? कौन कौन सा आता है? 8 कोर उद्योग है, जिसमें है कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद है, स्टील है, सीमेंट है, विद्युत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017 के अभीष्ट उद्देश्यों में शामिल है? भारत को शिक्षित करना। भारत को किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया? 2017 में। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? विकास में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? भूमि राजस्व नहीं है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। निम्न में से कौन दो परोक्ष कर हैं? बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। 2 और 3 कौन का? भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में एकत्र हुए। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक नीति है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के डॉक्टर सी रंगाराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगाराजन। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाज्य योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व में राज्यों का शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है? 42% है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 12.0% वर्ष कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान देरी है 9। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? क्या क्या महत्वपूर्ण है? मूल्य स्थिरता, बचत कर है, संसाधनों का उपयोग है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास लैंड डेवलपमेंट बैंक एक किसका अंश है? सहकारी उधार ढांचा। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। डैश की सिफारिशों बैंकों की ब्याज दरों का विनियमन आधारित है। नसीमन कमेटी। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानकता है 8%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकार, वर्गीकृत है शेड्यूल कमीशन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नाबार्ड उधार देता है कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। भारत में कृषि पुनर्वित्त
प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी कहाँ से? उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। क्या क्या सही है? बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के संदर्भ के कथनों का ये कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है। अच्छा, BNI 26 संकेतों पर आधारित है। 29 जनवरी 2000 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया गया। इस समीक्षा में शहरी, ग्रामीण और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की रूपरेखा तैयार की गई। BNI 5 आयों में जैसे जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतों का मूल्यांकन करता है। BNI को बाद में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवासीय स्थिति पर 69वें और 76वें NSO से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 और 2018 हेतु सभी राज्यों के लिए तैयार किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? प्रथम योजना। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता, लेकिन फूड पार्क, सरकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों को लेकर छोटे, लघु और बड़े उद्योगों को उपलब्ध कराती है, तो नाबार्ड नहीं करवाती है। नाबार्ड नहीं है। भारत में नोट निर्गम प्रणाली नोट इशू आधारित है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम न्यूनतम कोष प्रणाली पर हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो पिछली बार सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद की है एक्सिम बैंक के द्वारा। EPCG का पूर्ण रूपन क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल किया गया है? निधनता और भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। किसको नहीं? 2 अंकों वाले आर्थिक वृद्धि दर को नहीं शामिल किया गया है। फिर है साप्टा का पूर्ण रूपन क्या है? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है 1975 से 1992 तक भारतीय रुपये की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता था। इस विदेशी मुद्रा बास्केट में 5 देशों या समूहों की मुद्राएं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर पर, जापान की मुद्रा येन और ब्रिटेन की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग, चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा गया था। मार्च 1992 से मार्च 1993 तक बाजार निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई है। मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपये की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। एपिक्स का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता साप्ता का औपचारिक उद्घाटन हुआ है 7 सितंबर 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का कौन सा देश नहीं है? तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान है। चीन नहीं है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान है। भारत के अंतर निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बाहर इसमें स्टार मार्क्स दिया हुआ है, इसका देख लेते हैं। भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का योगदान 2004-05 में 12% तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र का योगदान 16.5। भारत के निर्यात में 2004 में यूरोपीय यूनियन का 21% तथा अमेरिका का 16.5% हिस्सा है। बस 2004 से 5 में भारत के आयात का 16.8%, यूएसए का 6.3%। नई निर्यात आयात नीति 2004 में लैटिन अमेरिका का उप सहारीय अफ्रीका, मध्य पूर्व के देशों को भारतीय निर्यात के लिए सर्वाधिक संभव बाजार के रूप में चिन्हित किया गया। 2004 में भारत की भागीदारी विश्व निर्यात में 0.8% है। इस प्रकार उपयुक्त में से मात्र तीसरा विकल्प ही सही है। अंत उत्तर में दिए गए विकल्प कोई भी नहीं है। 2001 और 2002 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। 2 और 4। भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान है लगभग 62%। भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पाद का योगदान है लगभग 23%। फिर निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 3%। भारत सरकार ने 2020 के बजट के एक नई योजना निर्भीक घोषित किया। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्यात क्षेत्र। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है चालू खाते की पूर्ण विनिमेयता, कन्वर्टेबिलिटी। वित्त वर्ष 2018, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1992 में चालू खाते पर रुपये के उदारीकृत विनिमय दर पर प्रणाली लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लम्स लागू किया। लम्स के अंतर्गत तहत विदेशी अर्जनों के 40% का परिवर्तन आरबीआई द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर तथा 60% बाजार दर पर किया जाएगा। वर्ष 1993 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया है। पूर्ण परिवर्तन इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 1994 का भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते पर रुपये को पूर्णकालिक परिवर्तन बना दिया। वर्तमान में रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय। वित्त वर्ष 2018 में कुल विदेशी मुद्रा परिचित भंडार में है 28,55,882 करोड़। निम्न कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित? IFC या IBRD या IDA। WTO अस्तित्व में आया था जनवरी 1985 में। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीना 2 बार अवमूल्यन हुआ था? 1991 में। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? जापान से, बाय लेटर ऑफ फॉरेन एड। करेंट के सबसे देखना होगा। फिर है अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अमर्त्य सेन। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 में। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है USA। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितना है? 7 है। करंट का देखना पड़ेगा। PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? 1 से। इसका अभिप्राय है भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेशों में आवास रखते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सही नहीं? 91 to 1956 प्रथम, सेकेंड वन 1956 से 61, तृतीय है 1961 से 66 और चतुर्थ है 69 से 74 था। योजना आयोग है एक परामर्श स्तरीय संस्था, परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का स्वरूप क्या है?
परमदात्री संस्था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। योजना आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है रोजगार बढ़ाने को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदा अंतिम रूप से कौन स्वीकृति देता था? एनडीसी, वही राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992-97। 8वीं पंचवर्षीय के अंतर्गत जीडीपी को निम्न तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 66 to 69। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 200 1902 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि स्रोत है 26.21%। जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन पदाधिकारी। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची से। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महलनोबिस। दूसरी 10वीं योजना की अवधि क्या थी? वर्ष 2002 से 2007। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? 1921। भारत की ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? 94%। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? उड़ीसा। 2001 की जनगणना के सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। प्रसिद्ध पर्यावरणीय विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कलकत्ता में। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% के बराबर है। 1991 के जनसंख्या के भारत की जनसंख्या 84.4 करोड़। अंतिम जनसंख्या के भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 23.85। 2001 से 2011 में 17.7%। भारत में जनसंख्या का औसत वृद्धि दर है औसत वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है। 1971 और 1981 की तुलना में 1981 और 1999 के बीच भारत का जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। 1999 जनसंख्या के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन दर है 30 प्रति 1000। किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? जैन। ईसाई, हिंदू और सिख में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? बिहार। भारत के किस राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे